हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे तीसरा चैप्टर ज्योग्राफी का। हम क्लास 12th ज्योग्राफी भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली किताब कर रहे हैं। आज थर्ड चैप्टर करेंगे मानव विकास। शुरू के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज शुभारंभ किया जाएगा तीसरे चैप्टर का। इस तीसरे चैप्टर का नाम है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मानव विकास होता क्या है। मानव और मानव से संबंधित विकास के बारे में इस चैप्टर में संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें ना केस स्टडी दे रखी है। मैं इस केस स्टडी को पढ़ता हूँ। केस स्टडी क्या है? ये एक कहानी है। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से मानव विकास के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर कहानी के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो पहले मैं ये छोटी सी जो कहानी दे रखी है इसको पढ़ता हूँ और फिर हम इस चैप्टर की अच्छे से जांच पड़ताल मतलब ऑपरेशन कर देंगे चैप्टर का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के फौरन बाद जब वह विधवा हो गई तो अपने ससुराल पर वो निर्भर हो गई। ठीक है, वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई और उसे उपेक्षा झेलनी पड़ी और उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की। अब देखो, ये जो बात कर रहे हैं ना, किसकी? ये रेखा की बात कर रहा है। ये उत्तराखंड में रहती थी। ठीक है, तो देखो, बचपन में इसने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, जबकि इसके भाई ने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो यानी इसने खुद का विकास तो किया ही नहीं, यानी इसने सेल्फ डेवलपमेंट तो की नहीं। ठीक है, यानी इसने कोई खुद पे गौर नहीं किया, तो इसका विकास नहीं हुआ अच्छे से। इसने कोई अपने ऊपर अपना कोई स्किल डेवलप नहीं किया या फिर उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की। तो आगे चलकर क्या हुआ, जब इसकी शादी हुई और ये विधवा हो गई तो ये इस लायक नहीं थी कि ये खुद कोई जॉब कर सके। तो यहाँ पर जो इसका जो भाई था जिसने शिक्षा ग्रहण की थी, उसने दिल्ली प्रवास में इसकी सहायता की। ठीक है, तो अब देखो, इस गाने सुनते जाना, फिर आपको पता लगेगा मानव विकास के बारे में। ठीक है, उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा। कुछ दिन बाद उसी नगर ने, जिसने कि अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों, सुविधाओं, सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, अब उसका मोह भंग कर दिया, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। और बचपन में जब देखा होगा कि सपने देखे होंगे, मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन बचपन में इसने कुछ किया नहीं और अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। ठीक है, नगर को अच्छी प्रकार देखने और समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुग्गी और गंदी बस्तियों के गुच्छ, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों का भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल और वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं। विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं, इस लाइन से देखो क्या समझे आप। देखो, विकास होने का मतलब ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, सड़कें बन गई, ये सिर्फ विकास नहीं होता। विकास होने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। अब हमें किसी प्रदेश का विकास करना है तो वहाँ पर बिल्डिंगें बढ़ा दो, सड़कें बना दो, सुव्यवस्थित परिवहन ला दो, ये विकास का, हाँ ये विकास है, लेकिन विकास का ये संपूर्ण विकास नहीं है। अगर संपूर्ण विकास हमें चाहिए तो हर एक पहलू में हमें विकास करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? और इसमें आप देखें ना, जैसे कोई मानव है, अगर वो मानव खुश है विकास से तो वो विकास संपूर्ण विकास कहलाएगा। एक मैं आपको बात बताता हूँ। भूटान के ना राजा थे, उन्होंने एक हैप्पीनेस इंडेक्स दिया था। उन्होंने बताया था कि सिर्फ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट लेने से विकास नहीं हो जाता। जब तक आदमी खुश नहीं है ना, तो विकास किसी मायने नहीं रखता वो। यानी अगर विकास हमें प्रॉपर वे में करना है तो वो आत्म संतुष्टि भी दे विकास, ऐसा विकास होना चाहिए। मतलब हमारी खुद की कोई वर्थ होनी चाहिए उस विकास में। मान लो कि एक प्रदेश है, उसमें विकास खूब हो रहा है, लेकिन उस प्रदेश में अभी भी मतलब लिंग भेद होता है, तो विकास किस काम का? उस प्रदेश में अभी भी जातिवाद है, तो वो विकास किस काम का?
सामाजिक भेदभाव हो रहा है उस प्रदेश में, तो वो विकास किस काम का। जब ये सब चीज़ें पॉजिटिव वे में जाती है ना, तो वो विकास असली विकास कहलाता है। और इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। वह सोचा करती थी, क्या विकास और अल्प विकास में सहअस्तित्व पाया जाता है। क्या विकास जनसंख्या के कुछ खंडों को अन्य खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है। क्यों विकास संपन्न और विपन्न पैदा करता है। आइए इन विरोधाभासों का परीक्षण करें और परिघटनाओं को समझने का प्रयत्न करें। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना कि विकास और अल्प विकास में सहअस्तित्व पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। विकास जो विकास जनसंख्या के कुछ खंडों या अन्य खंडों की को ही अधिक सहायता करता है, बाकियों को नहीं करता। क्या जो विकास है वो संपन्न और विपन्न पैदा करता है, यानी एक चीज़ को ज़्यादा विकसित कर देगा, दूसरे चीज़ को उतनी विकसित नहीं करेगा, तो अंतर्भेद उसमें हो जाएगा। ये विकास कारण पैदा करता है। इन सब का हम अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अब देखो ये आगे क्या कहते हैं कि इस कहानी में उल्लिखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अल्प अवधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। क्या विकसित वर्ग पक्षपाती हैं। देख, इस कहानी में उल्लिखित हमारे समय के विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखो, विकास तो किसी प्रदेश का होता है, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास के लिए देखो कई बार क्या होता है ना, कोई प्रदेश होता है उसका अल्प अवधि में विकास किया जाता है, तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानि पैदा करता है। पेड़ों की कटाई होती है, और मतलब अल्प अवधि में विकास कैसे करोगे आप। पेड़ काटोगे, प्रदूषण फैलेगा। अगर फैक्ट्रियाँ लगेंगी, अल्प अवधि में विकास करना है तो उतने ही मतलब विशाल काय भूमि के पेड़ कटेंगे, प्रदूषण फैलेगा, फैक्ट्रियाँ कटेंगे, तो ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है। तो देखो, विकास के दोनों पहलू होते हैं। अगर हमें किसी प्रदेश का विकास करना है तो उसका कोई कॉस्ट भी हमें उठानी पड़ेगी ना, कोई कॉस्ट भी हमें अदा करनी पड़ेगी, तो उन सब की ये बात करेगा ये चैप्टर, ठीक है। देखो, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्र है, जिसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार, जल बृहत शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। देखो, वर्तमान में क्या है कि विकास की ना पूरी डेफिनेशन समझते नहीं है लोग। विकास को कुछ ही पहलुओं के अंदर लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आधुनिकीकरण कर दिया गया तो लोग समझते हैं विकास हो गया, ठीक है। जैसे कंप्यूटरीकरण हो रहा है आजकल, ठीक है। हर एक लैब में कंप्यूटर आ रहे हैं, तो लोग इसको विकास की परिभाषा दे देंगे। हाँ, विकास हो रहा है, लेकिन ये पूरा विकास नहीं है। औद्योगिकरण, हाँ, विकास का रूप है। सक्षम परिवहन, संचार जाल, बृहत शिक्षा प्रणाली, उन्नत आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का आना, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको विकास का प्रतीक समझ लिया जाता है, लेकिन संपूर्ण इसका अध्ययन नहीं किया जाता। देख, प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता के संदर्भ में मापते हैं, किंतु ये विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य है। इसे प्राय विकास के पश्चिम या यूरोप केंद्रित विचार कहा जाता है। देखो, आजकल क्या है कि कुछ चीज़ों पे जैसे कंप्यूटरीकरण हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें ले आना, बिल्डिंगें बना देना, सड़कें बना देना, बस इन संदर्भों में विकास को देखा जाता है, लेकिन इसका विकास का ना डीप अध्ययन नहीं किया जाता। और ये जो अवधारणा है ना, मतलब वो मोटे मोटे तौर पर विकास को किस तरीके से देखा जाता है, तो ये अवधारणा पश्चिमी अवधारणा है। मतलब जो रियल विकास होता है ना, ये वो भारतीय अवधारणा होनी चाहिए, वो है नहीं अपने पास। उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि रियल विकास होता क्या है। भारतीय अवधारणा तो मैं वैसे ही बोल गया, तो रियल विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखो, भारत जैसे उत्तर उपनिवेश देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव, प्रादेशिक असमता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। देखो, भारत में अगर विकास किया है ना, तो भारत ने उसका बहुत कॉस्ट भी उठाई है।
ठीक है, आगे देखो, पढ़ते हैं अपने। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ अपेक्षा और वंचनाओं का मिला जुला थैला है। ये महानगरीय केंद्रों और अन्य विकसित अंतर्वेशियों यानी इनक्लेव जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरी छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियां जिनमें पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं और अवसंरचना इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। देखो, भारत के संदर्भ में देखें ना तो कुछ प्रदेशों का विकास ढंग से हो पाया है। मान लो अपने उदाहरण लेते हैं दिल्ली या फिर बम्बई का उदाहरण लेते हैं। अब आपको वहाँ कहीं कहीं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिल जाएंगी, बड़े बड़े शोरूम्स मिल जाएंगे, कार के शोरूम्स मिल जाएंगे, कपड़ों के शोरूम्स मिल जाएंगे, और बगल में आपको स्लम्स मिलेंगे जहाँ विकास हुआ ही नहीं है। आपको एक साइड तो बड़े बड़े स्कूल्स मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन दूसरी साइड जो स्लम्स एरिया है वहाँ पर बच्चों के पूरे पढ़ने की सुविधा ही नहीं है। अब जो बड़े बड़े घरानों के बच्चे हैं वो तो इंग्लिश मीडियम में स्कूल्स में पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर लेते हैं, लेकिन छोटी जो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं वो तो सरकारी स्कूल में भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। उनके तो मतलब बचपन से ही जिम्मेवारी आ जाती है। तो भारत ने जो विकास है ना, विकास के दोनों रूप देखे हैं। कहाँ विकास हुआ है, कहाँ विकास नहीं हुआ, विकास की क्या हमें कीमत चुकानी पड़ी है, ये सब चीज़ें भारत ने देखी हैं और इसी के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति अत्यधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। ये एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोग इत्यादि बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में सबसे ज़्यादा कष्टभोगी है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं बदतर हुई हैं। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनता पूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीने के लिए विवश है। वही बात की गई है कि ये जो देखो स्लम्स एरिया में तो विकास का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, और इसमें भी कुछ पर्टिकुलर हैं, जैसे अनुसूचित जातियों वाले एरिया हो गए, अनुसूचित जनजातियों वाले एरिया हो गए, कृषि मजदूर हो गए, ठीक है, और स्त्रियों की दशाएं होगी। मतलब विकास इनमें पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा। देखो, अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ ले लो, इनमें आज भी भेदभाव किया जाता है। लोग इनको नीची जाति का समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक आदमी बराबर है, हमें जातिवाद करना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते हैं ना। सामाजिक भेदभाव तो होता है ना। तो अब किसी प्रदेश में ऊंची बिल्डिंग्स होने से विकास हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। हमें सामाजिक भेदभाव भी तो ख़त्म करना है, वो तभी विकास असली मायने में होगा ना। तो ऐसा विकास किस काम का कि ऊंची बिल्डिंगें आप खड़ी कर दो। आपके यहाँ सामाजिक भेदभाव हो रहा है, महिलाओं को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा, महिलाएं पिछड़ती जा रही है, पुरुषों को पितर तो समाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसा विकास किसी भी काम का नहीं होता। विकास अगर करना है, रियल में विकास करना है, तो हर एक पहलू को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अब आगे करते हैं अपने। विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है जिसका निरंतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से है और पारिस्थितिक संकट का यह कारक है। और देखो, विकास करना है तो हमें पर्यावरण के साथ थोड़ा बहुत तो कॉस्ट उठानी पड़ेगी ना। अब आप सड़कें बनाओगे तो पेड़ तो काटने पड़ेंगे ना, बिल्डिंगें बनाओगे पेड़ तो काटने पड़ेंगे ना। अब बड़े बड़े जब डैम बनाए जाते हैं तो कितने पेड़ कटते हैं? बहुत पेड़ कटते हैं। बड़े सारे एरिया में जल आ जाता है, वहाँ जो जातियाँ रहती है, जनजातियाँ रहती हैं, उनका विस्थापन होता है ना कोई तो कॉस्ट हमें उठानी पड़ती है। बड़ी बड़ी जब खानों की खुदाई होती है, जब हीरे की खान की खुदाई होती है, तो वहाँ पर कितने हमारे मानव संसाधन को कुर्बान होते हैं, हमारा कितना पैसा लगता है वहाँ। तो और वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण कितना होता है। अब एक कोयले की खान से पूरे कितनी गहरी खुदाई होती है, और वहाँ से जो जो काला पदार्थ निकलता है वो वायु में जब जाता है तो कितना प्रदूषण होता है। अब देखो, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, वहाँ से जो उनका जो गंदा पदार्थ है वो जब नदियों में जाता है तो कितना पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। तो विकास की हमें कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये भी इसका एक दूसरा पहलू होता है। ठीक है, वायु, मृदा, जल, ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं, अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए।
परिणाम स्वरूप निर्धनों के सामर्थ्य में गिरावट के लिए 3 अंतर्संबंध प्रक्रियाएं कार्यरत है। अब जो निर्धन लोग हैं ना, हमारे जो निर्धन लोग हैं वो एक तो उनके पास पहले ही प्रॉपर संसाधन उपलब्ध नहीं होते, लेकिन जितना वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जितना उनमें सामर्थ्य है, उसको भी हम हमारे अर्बन एरियाज़ के विकास के लिए जो विकास करते हैं ना, तो जो निर्धन हैं उनके भी सामर्थ्य को हम घटा देते हैं। तो उसके वो 3 कारण बताएगा, ठीक है। जैसे सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण, ठीक है। सामाजिक सामर्थ्य में कमी होती है, क्यों? क्योंकि विकास से विस्थापन होता है। जैसे डैम बनाते हैं तो वहाँ जो जो निर्धन लोग हैं, वहाँ की जो जनजाति है, उनको विस्थापन करना पड़ता है, जिससे उनके सामाजिक संबंधों में कमी आती है। जहाँ पर वो एक कॉलोनी बना के रहते थे, वो वहाँ से दूर दूर हो जाते हैं। या फिर पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी, प्रदूषण के कारण। जनजातीय लोग, देखो जनजातीय जो लोग होते हैं ना, वो प्राय वनों में रहना पसंद करते हैं। वो वनों की ही अधिकतर पूजा करते हैं, वहीं से सामान वगैरह इकट्ठा करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब हम विकास के नाम पर पर्यावरणीय प्रदूषण करते हैं और जब पर्यावरण को इफ़ेक्ट होता है, तो इनडायरेक्टली उन जनजातीय लोगों को भी इफ़ेक्ट होता है। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली होता है कई बार तो उनको वहाँ से विस्थापित करना पड़ता है। मान लो कोई प्रदेश है, वहाँ पर हमें पता है कि ये संसाधन है, तो वहाँ पर हमें खुदाई करनी है, तो गवर्नमेंट कहेगी चलो ठीक है, वहाँ खान बनेगी या वहाँ खुदाई होगी, तो वहाँ जो हमारे जनजातीय लोग रह रहे होंगे, तो उनको वहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा ना, वहाँ के पेड़ कटेंगे। तो पर्यावरणीय सामर्थ्य भी उनका, एक तो सामाजिक सामर्थ्य तो कम हुआ ही हुआ, साथ साथ में पर्यावरणीय सामर्थ्य भी कम हुआ। अब तीसरा कहता है कि व्यक्तिगत सामर्थ्य में भी कमी आती है बीमारियों, दुर्घटनाओं के कारण। जो कि व्यक्तिगत सामर्थ्य, देखो पर्यावरण प्रदूषण होगा तो बीमारियाँ फैलेंगी, ठीक है। सामाजिक सामर्थ्य कम होगा तो बीमारियाँ फैलेंगी, और बीमारियाँ फैलती हैं तो व्यक्तिगत सामर्थ्य भी इनका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखो, उपयुक्त अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन, पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ समय को जोड़ नहीं पाया है। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता, मानव विकास में गिरावट, पारिस्थितिक संकट और सामाजिक अशांति का कारण माना जा रहा है। जो वर्तमान हमारा विकास चल रहा है ना, वो इतना कैपेबल नहीं है कि सभी तरीके से हमें सुधार कर दिया है। कहीं ना कहीं वो सामाजिक अन्याय का भी कारण बन रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रादेशिक असंतुलन का भी कारण बन रहा है, कहीं ना कहीं वो पर्यावरणीय निम्नीकरण का भी कारण बन रहा है, पारिस्थितिक संकट का कारण बन रहा है, सामाजिक अशांति का कारण बन रहा है। तो हमें विकास को ना ढंग से करने की ज़रूरत है। हर एक पहलू का विकास होना चाहिए। किसी एक पहलू का विकास होने से कुछ खास अचीवमेंट हम हासिल नहीं कर लेंगे, ठीक है। क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबलन और स्थिरीकरण करता है? इस प्रकार ये सोचा गया कि मानव विकास के मुद्दे को विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणा, जो कि मानव विकास, प्रादेशिक विषमता, पर्यावरणीय संकट सहित सभी रोगों को उपचार मानती है, के विपरीत अलग से उठाया जाए। अब देखो, हमने बाद में जाके इसका अध्ययन होता है, ठीक है। पहले तो क्या होता, जब उपनिवेश काल था ना, तब तो हमने सोचा था कि सड़कें बना लेंगे, पेड़ काट देंगे, बिल्डिंगें बना लेंगे, कंप्यूटरीकरण कर देंगे, तो इससे विकास हो जाएगा। लेकिन बाद में जब इसका अध्ययन किया गया कि जब आम मानव ही खुश नहीं है, सामाजिक भेदभाव ही हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं, हम जातिवाद ही ख़त्म नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा विकास किसी काम का नहीं है। तो जब इसमें बाद में अध्ययन किया गया ना, तो ये जो विकास की पश्चिमी अवधारणा थी ना, जिसमें कुछ पहलुओं को ही विकसित करते थे और हम सोचते थे विकास हो गया, इसका अध्ययन किया गया और बाद में इसमें और भी निचोड़ निकाला गया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए हैं, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशन द्वारा होता है। देखो, जब इसका अध्ययन किया गया ना, तो 1990 में जो है ना, जो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम यानी UNDP है ना, उसने प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इसके बारे में उसने बताया था, ठीक है।
तब से यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है और यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वह इसके सूचकों में संशोधन और परिवर्तन भी लाती है। अब ये जो संस्था है ना, मानव विकास की परिभाषा भी देती है कि असली मानव विकास क्या होता है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये मानव विकास के सूचक भी निर्धारित करती है और उसमें समय समय पर संशोधन करती है और परिवर्तन भी लाती है, ठीक है। अभी तो परिकलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों को कोटि क्रम भी निर्धारित करती है और ये जो सूचक निर्धारित करती है ना, उसके हिसाब से ये रैंक देती है। जो भी इसके पार्टिसिपेट वाले देश है ना, तो उन सबको रैंक देती है कि यहाँ पे मानव विकास का ये स्कोर है, यहाँ पे मानव विकास का ये स्कोर है, ठीक है। 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के केंद्र में रखकर। यानी देखो क्या कहता है कि विकास जो है ना, वो लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के केंद्र में रखकर। देखो, हमें विकास करना है तो हमें आम जो लोग हैं ना, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो विकास होना चाहिए ना, वो हर एक के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये एक तबके को तो फ़ायदा पहुंचा रहा है, एक तबके को नुकसान, तो ये विकास किसी काम का नहीं है। इसलिए जब विकास होता है ना, तो लोगों को केंद्र में रखकर विकास किया जाना चाहिए, न कि विकास को केंद्र में रखकर विकास किया जाए, ठीक है। यही बात इसने कही है, ठीक है। देखो, अब यहाँ ये कहता है कि मानव विकास क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। मानव विकास क्या है? मानव विकास की परिभाषा देता है यूएनडीपी, ठीक है। देखो, मानव विकास जो है ना, ये स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों का विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। देखो, जो मानव विकास है ना, यानी जो लोग हैं, उनका विकास है ना, उसकी परिभाषा देगा। देख, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण का मतलब जो इन्वायरमेंट है ना, वो हमारा स्वस्थ होना चाहिए। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो स्वस्थ होना चाहिए। हर एक को स्वस्थ इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है। तो स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर उसकी आर्थिक यानी इकोनॉमिक, सामाजिक यानी सोशियोलॉजिकल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनको आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, कमाने का अधिकार होना चाहिए। उनको सामाजिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, यानी सामाजिक भेदभाव उनको नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी पॉलिटिकल उनको फ्रीडम भी होनी चाहिए। तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए, ये सभी मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार करना, कि इतना विकास हो जाए कि लोगों की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए, ठीक है। उनके विकल्पों में विस्तार करना और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे नहीं है कि विकास हो गया, बस अब खत्म हो गया, नहीं। विकास निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है, ये दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। हमें विकास करते ही रहना होगा, ठीक है। इस प्रकार लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। लोगों के विकल्पों में अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना, राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आत्म सम्मान से युक्त शिष्ट जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँच मानव विकास के कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। यानी जो मानव विकास होता है ना, कुछ तो इसके ऐसे मुद्दे हैं जो होना ही होना चाहिए। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। मानवाधिकार तो हर एक मानव का अधिकार है। सबसे पहले उसको मानवाधिकार तो मिलना ही चाहिए, उसको व्यक्तिगत आत्मसम्मान तो मिलना ही चाहिए। ये तो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल मूल यानी बिल्कुल फंडामेंटल है मानव विकास में। ये तो होने चाहिए। जब यही नहीं है तो मानव विकास किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो यही बात की गई है कि मानव विकास क्या है, ठीक है।